हेलो गाइस। तब शी गुआंग अपनी दादी के साथ मिलकर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तोड़ने के लिए जाती है। दादी उससे बहुत प्यार करती थी, कहने लगती है कि तुम तो दिन ब दिन और भी सुंदर होती जा रही हो, अब तुम्हें अपने लिए एक स्टनिंग सा बॉयफ्रेंड तलाश कर ही लेना चाहिए। लेकिन ये सुनते ही उसकी आंखों के सामने यूसन का चेहरा आने लगता है, वो जिस तरह से उसे प्रपोज कर रहा था, और बस वो नर्वस होती है और कहती है छोड़े ये बातें। दूसरी तरफ यूसन को दिखाया जाता है, वो भी इस टाइम पर अपनी मॉम से फोन पर बातें कर रहा था। उसकी मॉम अब्रॉड रहती थी और वो लोग चाइनीज न्यू ईयर पर मिलने का कोई प्रोग्राम बना रहे थे। इन शॉर्ट शी गुआंग अपने दादा दादी के साथ बहुत सारा मजा करती है, ट्रेडिशनल फूड खाती है और फिर बैठकर बातें भी करती है। उसकी दादी को हमेशा से शी गुआंग की मॉम बहुत पसंद थी और आज भी वो अपने बेटे को बुरा भला बोल रही थी, कहती थी कि उसे इस तरह से डिवोर्स नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद वो ये भी बोल रही थी कि तुम्हारी मामा की किस्मत ही फूटी थी जो उसकी मेरे बेटे से शादी हो गई। और हाँ, जब तुम्हें कोई लड़का पसंद आए, तुम्हें पता चले कि वो मिस्टर राइट है कि नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए उसे मेरे पास ले आना, मैं एक ही नजर में परख लेती हूँ। देखो ना अपने दादाजी को, कैसे मैंने उनको सारी जिंदगी अपने साथ बांध कर रखा हुआ है। अब वापस जाते समय वो उसकी मॉम के लिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी भेजती हैं। और फिर बस छुट्टियां खत्म, शी गुआंग की वही लाइफ दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अब वो सुजाओ वाले ऑफिस में आती है, लेकिन यहाँ पर आते हुए वो बहुत ज्यादा एम्बैरस हो रही थी कि उसे यूसन का सामना करना पड़ेगा। वो तो जहाँ भी उसे नजर आता था वो या तो किसी के पीछे छुपने की कोशिश करती थी या फिर नजरें चुरा लेती थी। वहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी तो उन्होंने अपने सोलर पैनल्स को साफ करना था। इस मौके पर जब यूसन उसके बाजू में खड़ा हुआ था, वो जल्दी जल्दी साफ करती हुई आगे बढ़े जा रही थी ताकि उससे दूर हो सके। यूसन को इसी पॉइंट पर पता चल गया था कि मुझे अवॉइड कर रही है। उसके बाद मीटिंग होती है और मीटिंग में वो लोग प्लान बनाते हैं कि चाइनीज न्यू ईयर पर छुट्टियों से पहले पहले कौन से टास्क हैं जो उन्होंने खत्म करने हैं। और इन दी एंड उन्हें एक गुड न्यूज भी मिलती है, और वो ये थी कि उनके कैफेटेरिया का जो मिजरेबल सा खाना था अब उन्हें झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को बदल रहा था और वो फेयर कंपटीशन करके ही अब की बार सिलेक्ट होंगे। हर कोई बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जिंजी को कहीं न कहीं शक हो चुका था। वो एक साइड पर शी गुआंग से जाकर पूछती है कि तुम्हारे और यूसन के बीच चल क्या रहा है। उस शादी के बाद से मैंने देखा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तुम जहां भी उसे देखती हो या तो भाग जाती हो या फिर फाइल्स मुझे पकड़ा देती हो उसे साइन कराने के लिए। तुम उससे नजरें क्यों नहीं मिला रही? पर शी गुआंग ने उसे कहाँ कोई जवाब देना था। इसलिए में उसे डॉक्टर फैंग की कॉल आती है। वो कहने लगता है कि मुझसे मिलो, और फिर डिनर की टेबल पर उसे बहुत सारी बातें बताता है। कहता है कि यूसन बहुत खराब हो गया है, मैंने उसे कहा था कि मेरे थीसिस में मेरी हेल्प कर दो, लेकिन वो है कि नखरे दिखा रहा है। अब मैं भी उसकी सारे राज बाहर निकालूंगा। वो जब हॉस्पिटल में था ना तो बहाने बहाने से तुम्हें देखने के लिए आता था और हमारे खाने का तो झूठ बोलता था, सिर्फ तुम्हें अपने साथ खाना खिलाना चाहता था और हमें साथ मिला लिया करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो फ्रेंड की वेडिंग पर तुम आई थी उसने तो तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया था, इसने जबरदस्ती तुम्हारा नाम कार्ड पर अपने साथ लिख लिया था। पर इन सब बातों का अब क्या फायदा, शी गुआंग के सामने वो तो अपना लव भी प्रपोज कर चुका था। इतनी सारी बातें सुनने के बाद शी गुआंग को ये तो कंफर्म हो जाता है कि यूसन काफी अरसे से उसे लाइक कर रहा था और चोरी चोरी उसे परसू करने की कोशिश। लेकिन अब इन दी एंड डॉक्टर फैंग कहता है कि उसे मैंने अपना थीसिस का रिव्यू तो कराना ही कराना है, तो ऑफ कोर्स उसे भी फेवर देना पड़ेगी। मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ से वापस मैं तुम्हें ड्रॉप करने वाला नहीं हूँ। यूसन को मैंने बुलाया है, वही तुम्हें ड्रॉप करेगा। और बस उसने तो उनके लिए एक मिलने का पॉइंट अरेंज करना था, वो कर चुका था। यूसन भी वहाँ पहुंच जाता है और शी गुआंग उसे देखकर बहुत शर्माती है। बड़ी मुश्किल से थोड़े से एक दो वर्ड्स बोलती है और वो कहता है थैंक्स गॉड तुमने अपनी सील तो खोली, वरना मुझे तो लगा था कि मैंने तुम्हें प्रपोज करके गलती ही कर दी है, क्योंकि तुम अब तो मेरी फ्रेंड भी नहीं बन रही थी, ना ही मुझसे कोई बात कर रही थी। तुम्हारी एम्बेरसमेंट देखकर मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आता था, कभी साइट्स के विजिट पर चला जाता था तो कभी किसी और को कोई टास्क दे देता था। वो चलते चलते उससे कहने लगता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई होगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और इसी बात से शी गुआंग को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। ज़ुआंगशू को प्रपोज करने के बाद वो बहुत शर्मिंदा हुई थी और इसी तरह का एक मैसेज उसे भेजा था जिसका उसे कभी भी रिप्लाई नहीं आया था। वो सोचने लगती है कि जिस तकलीफ से मैं गुजरी थी अब ये गुजर रहा है। नहीं, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उससे कहती है इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मुझे प्रपोज किया, तुमने अपने दिल की बात बोली है, उस पर कायम रहो और कभी भी एम्बैरस ना हो। और हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करूंगी।
वो कहते हैं वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अब ऐसा करते हैं कि लेट नाइट एक ओवर टाइम करने जाते हैं, और उसे अपने साथ साइट की विजिट पर ले जाता है। ये उन्हीं की फैक्ट्री के एक्सपेंशन में एक प्लांट था। वो उससे कुछ सजेशंस मांगता है कि यहाँ पर आधे शेयर्स तुम्हारे भी तो हैं, तो तुम बताओ कि यहाँ पर किस तरह से और क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद एक मशवरा देती है और उसी मशवरे पर अमल करने के लिए वो बॉसी बनकर उसे ऑर्डर देने लगता है और कहता है कि काम कल तक क्लियर हो जाना चाहिए। वो तो हैरान रह जाती है, ये आदमी भी कमाल है, जब मन करता है मुझे अपना बॉस बना लेता है और जब दिल करता है तो मेरे पर रोब जमाने लगता है अपनी एम्प्लॉय बनाकर। अब शी गुआंग उसी काम पर लग जाती है। उस पर थोड़े दिनों से काम का काफी ज्यादा बर्डन था। इतने में उनका एक सीनियर उनको बुलाता है और सबको कहने लगता है कि कैफेटेरिया के लिए फूड चेक करने के लिए कंपटीशन हो रहा है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अप्लाई करने के लिए आएंगे, हर डिपार्टमेंट से दो दो लोग जाएंगे और फिर खाना खाने के बाद उनका वोट कंसीडर होगा। हमारे डिपार्टमेंट से कौन दो जाएंगे ये तो लकी ड्रॉ से ही पता चलेगा। उसने जितने लोग थे उतनी ही पर्चियां डाल दी थी, लेकिन दो ही पर्चियां थी जिनके ऊपर फूड ही लिखा हुआ था। इतने में यूसन भी आ जाता है और कहता है कि मुझे भी शामिल करो ना इस सब में। और फिर एक ऐसा पर्सन था जिसके पास फूडी वाली पर्ची आ गई थी। इन दी एंड दो ही लोग रह गए थे और दो पर्चियां, यूसन और शी गुआंग अपनी पर्ची खोलती है लेकिन वो खाली थी। लेकिन उससे पहले यूसन कहता है कांग्रेचुलेशंस मिस शी गुआंग, आप ही खाना खाने जा रही हैं क्योंकि मेरे पास तो ब्लैंक आई है। एक्चुअली जीता तो यूसन था, लेकिन उसने शी गुआंग की खुशी की खातिर अपनी विक्ट्री उसके नाम कर दी थी। अब ये भी उसके प्यार का एक अलग ही अंदाज था और इस पर शी गुआंग काफी ब्लश करने लगती है। और फिर फाइनली वो अपने एक कोलीग के साथ खाना टेस्ट करने जाती है। वहाँ पर काफी सारे लोग थे और इन सभी के ही वोट्स काउंट होने थे। यूसन तो बॉस था, ऑफ कोर्स वो तो वहाँ पर बिना परमिशन के भी आ सकता था, तो वो आता है और शी गुआंग को ज्वाइन कर लेता है। कहता है कि वोट हम हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। अब वो लोग बैठते हैं और बहुत मजे से खाना खाते हैं। शी गुआंग जिसे वोट करने को कह रही थी, यूसन को लगता था कि तुम चाहे जो मर्जी कर लो, ये चॉइस बहुत कम लोगों की होती है और इसमें तुम विनर होने वाली ही नहीं हो। और फिर इन दी एंड ऐसा ही होता है। शी गुआंग ने जिसे वोट किया था, जिसका खाना उसे पसंद आया था, वो हार चुका था। अब वो सैड सा फेस बनाती है तो यूसन कहता है कि तुम्हें इस तरह से सैड तो मैं देख नहीं सकता। हाँ, तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें रोजाना डिनर करने के लिए इसी शेफ के रेस्टोरेंट पर लेकर जाऊंगा और वहाँ का पूरा मेन्यू तुम्हें टेस्ट कराऊंगा। ये सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है। अब काफी दिनों से उनके कैफेटेरिया में लंबी लाइन लगी होती है क्योंकि अब तो वहाँ पर बहुत ही टेस्टी किस्म का खाना मिलता था। लेकिन जिंजी कहती है कि शी गुआंग इतना अच्छा खाना यहाँ पर मिलता है, दिन के टाइम पर तो तुम नजर आती हो, लेकिन शाम को रोजाना तुम कहाँ चली जाती हो, कहाँ खाना खाती हो। अब वो क्या बताती कि वो यूसन के साथ चली जाती है उसका वादा पूरा कराने के लिए। अब एक तरफ तो उनकी कंपनी में चाइनीज न्यू ईयर की तैयारियां चल रही थी। एम्प्लॉयज को मिलने के लिए लकी ड्रॉ में बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग अपने प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करने के बारे में काफी ज्यादा काम कर रहे थे और थोड़े ही दिनों बाद उन्हें एक दूसरे शहर में जाना था, एक सप्लायर की फैक्ट्री का विजिट करने के लिए। अब शी गुआंग यूसन से वैसे तो मिल लिया करती थी, वो लोग इकट्ठे डिनर भी करते थे, लेकिन जब सबके बीच होती थी तो उसे बहुत अवॉइड करने की कोशिश करती थी। एक दफा मीटिंग के बाद यूसन उसे पकड़ ही लेता है और उससे कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से रुका हुआ हूँ, दुनिया को कुछ नहीं बता सकता, वरना मैं तो अपने प्यार पर गर्व करता हूँ और हाँ, तुम्हें ओपनली सबके सामने परसू करना चाहता हूँ। हमारी कंपनी में डेटिंग के खिलाफ कोई भी रूल्स नहीं है। मैं इस पूरी दुनिया में ऐलान करके तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम शर्मीली ही बहुत हो, तुम्हें ऑकवर्ड ना लगे इसलिए पीछे हो जाता हूँ। और फिर इतने में ऊपर से जिंजी आ जाती है। वो थोड़ी देर बाद शी गुआंग को साइड पर लेकर जाती है और उसे कहती है कि अगर मेरी सच्ची फ्रेंड हो तो सच सच बता दो, मुझे लगता है कि यूसन तुम्हें लाइक करता है, उसने तुम्हें परसू किया है क्या। और बस अब की बार शी गुआंग के मन में उसकी बातें आ ही जाती हैं। वो सोचने लगती है कि प्यार एक चेरिश्ड जज्बा होता है, मैंने भी तो प्यार किया था और खुल के उसका इजहार भी किया था, मेरे खिलाफ बातें भी बनी थी, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है कि मैंने जो किया था डंके की चोट पर सारी दुनिया के सामने किया था। और अब अगर वो भी ऐसा करना चाहता है, सारी दुनिया के सामने मुझे परसू करना चाहता है, तो ये कहानी मेरे से कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैं इसका दिल नहीं तोड़ूंगी। और फिर वो बोलती है यस ऐसा ही है, उसने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके बाद रात को वो लिन यूसन को मैसेज करती है और वो ऐसा मैसेज था कि जिसे पढ़ते ही वो तुरंत ही उसे कॉल कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। वो बोलती है कि मैंने काफी सोचने के बाद फैसला किया है कि अगर तुम अपने प्यार को दुनिया के सामने लाना चाहते हो, मुझे ओपनली परसू करना चाहते हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, कोशिश करके देख लो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, शायद एक दिन तुम मेरा दिल जीतने में कामयाब हो ही जाओ। यूसन को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि फाइनली कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। और फिर वो उससे कहता है ठीक है, फिर
बिजनेस ट्रिप पर तुम ही मेरे साथ जा रही हो मेरी असिस्टेंट बनकर, बुकिंग करा लो। वेल, अब वो लोग फ्लाई करके दूसरे शहर जाते हैं। यहाँ पर यूसन और शी गुआंग के साथ साथ 2 और कोलीग्स भी थे। वो लोग जाते हैं, पहले तो फैक्ट्री का विजिट करते हैं, सप्लायर से मिलते हैं जिससे उनकी बहुत अच्छी ठीक ठाक मीटिंग हुई थी। और यहाँ पर उस सप्लायर को ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि मिस्टर मो आप लोगों के एक डिपार्टमेंट से निकाले जा चुके हैं, वरना उसने काफी अरसे से सप्लायर को ब्लॉक करके अपने किक बैक वाले सप्लायर्स को रखा हुआ था। अब यहाँ से वापस जाते हुए वो लोग एक ही वैन में थे और कुछ काम की डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर शी गुआंग उससे कोई बात करती है और कहती है कि तुमने मुझे उस नए ऐप के बारे में नहीं बताया। यूसन कहने लगता है ओह सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। और बस दोनों एम्प्लॉइज उनके तो कान खड़े हो जाते हैं कि ये लोग किस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे कोई कपल हो। वाला वो लोग होटल में पहुंचते हैं और यहाँ पर दो लोगों ने रूम शेयर करना था, लेडीज एक साइड पर और जेंट्स एक साइड पर, और दोनों कमरों में एक वाउचर भी मिला था फ्री स्पा के लिए। उसकी कोलीग मिस चैन उससे कहती है कि बॉयज अक्सर स्पा कराने का शौक नहीं रखते, देखो अगर उनका वाउचर फ्री पड़ा है तो हम दोनों जाते हैं। और यही बात वो मैसेज करके यूसन से पूछती है। उसका रूममेट बिल्कुल भी वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो कहता है वाउचर को वेस्ट ना करो, तुरंत ही वहां जाओ। और फिर मैसेज करके शी गुआंग को कहता है कि वो तो मरा जा रहा है स्पा कराने के लिए, उन दोनों को जाने दो, तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो दोनों तो स्पा कराने चले जाते हैं और ये दोनों अपनी इंजॉयमेंट करने के लिए वहाँ की नाइट मार्केट एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर शी गुआंग के फोन के साथ कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था, वो नया फोन भी खरीदने के लिए जाती है। वहाँ पर जो सेल्स गर्ल थी वो कहने लगती है कि जैसा फोन आपके बॉयफ्रेंड के पास है बिल्कुल वैसा ही पिंक कलर में हमारे पास पड़ा है, आप वही ले लें, आप दोनों मैचिंग लगोगे। वेल, अब वो वही फोन ले लेती है और ये सेट लेने के बाद वो उसमें जैसे ही एक ऐप इंस्टॉल करती है तो वहाँ पर सबसे पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट यूसन की ही आती है। वो कहता है कि मैं कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता था तुम्हारे इस नए सेट के साथ। वेल, अब वो जैसे ही वापस आती है तो मिस चैन के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर आई थी। ये एक केक था। वो कहती है कि यूसन को बहुत पसंद आया था। मिस चैन कहने लगती है कि वैसे तो मुझे ज्यादा पता नहीं चलता कि कौन डेट कर रहा है कौन नहीं, लेकिन अंधे को भी नजर आ रहा है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। इसके साथ ही वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत केयरफुल रहना चाहिए। पता है, जहाँ पर पिछली कंपनी में मैं जॉब करती थी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड हर तरह से बिल्कुल क्लियर था, लेकिन कुछ लोग थे जो मेरे काम और प्रमोशंस की वजह से मुझसे जेलस थे और उन्होंने मेरे खिलाफ एक साजिश रची थी, मुझे बदनाम कर दिया था मेरी पर्सनल मैटर्स, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर। और इसी वजह से मैं वहां पर इतनी ह्यूमिलिएटेड फील करती थी कि मैंने जॉब ही छोड़ दी थी। और ये बात कहीं ना कहीं शी गुआंग को अपने साथ मैच होती हुई दिखाई दे रही थी। उसने भी कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन कैंपस में उसकी लव लाइफ को लेकर इस तरह की बातें की गई थी कि वो ह्यूमिलिएशन फील करती थी और खुद को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी। शी गुआंग को उनके लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहती है मिस चैन आप फिक्र ना करें, कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिसके बाद लोगों को इस तरह से उनकी लव लाइफ को लेकर ह्यूमिलिएट ना किया जाए। मिस चैन कहने लगती है अरे तुम तो बिल्कुल नई नई काम पर आई हो, पर ऐसे बोल रही हो कि जैसे तुम मेरी बॉस हो। उसे क्या पता था कि कंपनी के 50% शेयर इसी के पास हैं। शी गुआंग कहती है कि आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है और वो खुल के दुनिया के सामने इजहार करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसे रोकना नहीं चाहिए। उसे काफी देर अपनी दिल की बात करने के बाद उसे ख्याल आता है कि ये सब मैं क्या कह बैठी। फिर कहती मिस चैन मैं वाकई यूसन के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, पर वो कहाँ उस पर एतबार करने वाली थी। यूसन तो सिर्फ उसे परसू कर रहा था, उसने तो यस नहीं बोला था, वो डेट नहीं कर रहे थे। वेल, अब इसके साथ ही इस पार्ट की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।